हम आनुवंशिकी का अध्ययन कर रहे थे और आनुवंशिकी के अंदर हमने अभी तक आनुवंशिकी में प्रयुक्त होने वाली शब्दावली के बारे में पढ़ा था। और आनुवंशिकी की जो शब्दावली है उसी में एक दूसरी कड़ी आती है प्रभावी लक्षण। प्रभावी लक्षण किसे कहते हैं? तो वे लक्षण जो जनक जीवों से संचरित होकर F1 पीढ़ी में संतान में अपना प्रभाव दर्शाते हैं, प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। या यूं कहूं कि वे विपर्यासी लक्षण जिनके जीन F1 पीढ़ी में प्रकट होकर अपना प्रभाव दर्शाए प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो F1 पीढ़ी में अप्रभावी लक्षण को अस्थायी रूप से छिपा देते हैं। प्रभावी लक्षण के जीन अप्रभावी लक्षण के साथ रहते हैं और F1 पीढ़ी में अपने आप को प्रकट करते हैं। जैसे कि जब दो शुद्ध जनक पादप के किसी एक विपर्यासी लक्षण के बीच में क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है और F1 पीढ़ी में प्रभावी लक्षण का जीन अपना प्रभाव प्रकट करता है। तो यहाँ मैं बात करूँ कि प्रभावी लक्षण को अंग्रेजी के कैपिटल अक्षरों में लिखा जाता है और अप्रभावी को स्मॉल अक्षरों में लिखा जाता है। प्रभावी लक्षण जो होते हैं वो अप्रभावी से पहले लिखे जाते हैं और अप्रभावी प्रभावी के बाद लिखा जाता है। तो यहाँ F1 पीढ़ी में, ये F1 पीढ़ी है, ये जनक पीढ़ी है, तो F1 पीढ़ी में सभी पादप प्रभावी लक्षण वाले हैं लेकिन विषम युग्मजी हैं। तो सभी यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये लंबा और ये बौना है। तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मजी लंबे प्राप्त होते हैं। तो लंबा जो है प्रभावी लक्षण का जीन है वो अपना प्रभाव दर्शाता है और अप्रभावी लक्षण का जीन अस्थायी रूप से छिपा हुआ रहता है जो F2 पीढ़ी में प्रकट होता है। तो प्रभावी लक्षण वे लक्षण या वे विपर्यासी लक्षण जिनके जीन F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव प्रकट करते हैं प्रभावी लक्षण कहलाते हैं। इसी के विपरीत अगर बात करें अपने तो अप्रभावी लक्षण है। तो अप्रभावी वो होते हैं जो F1 पीढ़ी में प्रकट नहीं होते लेकिन F1 पीढ़ी से प्राप्त संतति का पुनः स्वपरागण करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी प्राप्त होती है और F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों अपना प्रभाव दिखाते हैं। तो अप्रभावी लक्षण को हम इस प्रकार परिभाषित करेंगे कि वे विपर्यासी लक्षण जिनके जीन F1 पीढ़ी में प्रकट होकर अपना प्रभाव नहीं दर्शाते ये F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अलग होकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं।
अर्थात अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव लक्षण कैरेक्टर वो होते हैं जो F1 पीढ़ी में तो सुप्त अवस्था में रहते हैं। F2 पीढ़ी, जब F1 पीढ़ी में प्राप्त संतति जो होती है उनके द्वारा F2 पीढ़ी प्राप्त की जाती है। तो F2 पीढ़ी में प्रभावी और अप्रभावी दोनों लक्षणों के जीन एक दूसरे से स्वतंत्र होकर अपना प्रभाव दर्शाते हैं, तो वो अप्रभावी लक्षण है। प्रभावी लक्षण के विपरीत अप्रभावी लक्षण है, क्योंकि प्रभावी लक्षण F1 और F2 दोनों में प्रकट होते हैं, जबकि अप्रभावी लक्षण केवल F2 पीढ़ी में प्रकट होते हैं, F1 पीढ़ी में छिपे हुए रहते हैं। इसे कहते हैं अप्रभावी लक्षण। तो यहाँ तक हमने इसके बारे में चर्चा की है, तो इसको आप नोट कीजिए कि वे विपर्यासी लक्षण जिनके जीन F1 पीढ़ी में प्रकट होकर अपना प्रभाव नहीं दर्शाते, ये F2 पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से अलग होकर प्रभाव दर्शाते हैं। ऐसे लक्षणों को अप्रभावी लक्षण या रिसेसिव कैरेक्टर कहते हैं, और वो था डोमिनेंट कैरेक्टर। तो प्रभावी के विपरीत अप्रभावी होते हैं। तो अप्रभावी में जैसे मैं बात करूं, अभी क्रॉस किया था तो उसमें देखो कैपिटल टी ये लंबेपन का जीन है जो कि प्रभावी है, और लंबा जो होता है उसके जीन और ये बोने के जीन F1 पीढ़ी में एक साथ रहते हैं। F1 पीढ़ी में एक साथ रहते हैं, और F1 पीढ़ी से जब F2 पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो उस दौरान ये युग्मक निर्माण की क्रिया होती है। तो ये जीन एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, और फिर उसके बाद ये अलग अलग स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाएंगे। यानी F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त होगी तो हमें प्रभावी, अप्रभावी और इसके अलावा संकृत संतति भी प्राप्त होती है। तो ये अप्रभावी जो होते हैं वो जो F2 पीढ़ी में प्राप्त होते हैं वो सदैव समयुग्मजीय अवस्था में प्रकट होते हैं, जबकि प्रभावी जो होते हैं वो सम और विषम दोनों अवस्था में, समयुग्मजीय और विषम युग्मजीय दोनों अवस्था में प्रकट होते हैं। यहाँ पर F1 पीढ़ी में विषम युग्मजीय अवस्था में प्रभावी लक्षण है, जबकि F2 पीढ़ी के अंदर ये समयुग्मजीय और ये विषम युग्मजीय दोनों अवस्था में है। और अप्रभावी जो होता है वो सदैव समयुग्मजीय अवस्था में ही अपना प्रभाव दर्शाता है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि वे लक्षण जो F1 पीढ़ी में अपना प्रभाव नहीं दर्शाते, जबकि F1 से F2 पीढ़ी प्राप्त होती है तो उस समय वो स्वतंत्र रूप से अपना प्रभाव दर्शाते हैं, अप्रभावी लक्षण कहलाते हैं। तो यहाँ तक की अपनी चर्चा हुई। अब उसके बाद बात करें अपनी कि 3 पीढ़ियां होती है। एक तो होती है जनक पीढ़ी, जिसको पेरेंटल जनरेशन कहते हैं और P के द्वारा व्यक्त करते हैं। फिर उसके बाद संतति पीढ़ी या प्रथम संतति पीढ़ी, यूं बोलें कि प्रथम संतति पीढ़ी, प्रथम संतति पीढ़ी जिसे हम फीलियल जनरेशन फर्स्ट कहते हैं F1, और द्वितीय संतति या द्वितीय संतान पीढ़ी या द्वितीय संतति पीढ़ी, संतति पीढ़ी इसको F2 के द्वारा व्यक्त करते हैं। आगे जितनी भी पीढ़ियां प्राप्त होगी F2, F3 इस तरह हो जाएगी। जनक पीढ़ी जो होती है उसमें जो 2 जनक पादप या जीव लेते हैं वो सदैव समयुग्मजीय अवस्था में होते हैं, यानी समयुग्मजीय अवस्था में लेते हैं। और जनक पीढ़ी से जो F1 पीढ़ी प्राप्त करते हैं, तो जनक से F1 प्राप्त करते हैं उस दौरान हम पर परागण की क्रिया करते हैं, जबकि प्रथम पीढ़ी संतति पीढ़ी से द्वितीय संतति पीढ़ी प्राप्त करते हैं तो हम स्वयं परागण की क्रिया करते हैं। तो ये सभी हमें ध्यान रखनी है। जनक पीढ़ी वो होती है जिनसे संकरण की क्रिया प्रारंभ होती है, और संतति पीढ़ी वो होती है जो जनक पीढ़ी से प्राप्त होती है।
प्रथम संतति पीढ़ी जनक पीढ़ी से परपरागण से प्राप्त होती है और द्वितीय संतति पीढ़ी प्रथम संतति के पौधों के मध्य स्वयं परागण की क्रिया कराने से प्राप्त होती है। तो ये ध्यान देना है। नेक्स्ट आता है मेंडल के प्रयोग। मेंडल के प्रयोग, तो देखो मेंडल ने आनुवंशिकी से संबंधित 2 प्रयोग किए थे। तो मेंडल के प्रयोग और 3 नियम दिए थे। तो मेंडल के प्रयोग, मेंडल के प्रयोग, तो मेंडल ने एक संकर संकरण प्रयोग, एक संकर संकरण प्रयोग, या मोनोहाइब्रिड क्रॉस, फिर द्विसंकर संकरण प्रयोग, द्विसंकर संकरण प्रयोग, डाई हाइब्रिड क्रॉस और बहुसंकर संकरण प्रयोग, पॉली हाइब्रिड क्रॉस या बहुसंकर संकरण। इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब देखिए, एक संकर संकरण प्रयोग जो है, इस पर 2 वंशागति के 2 नियम प्रतिपादित किए गए। एक तो है प्रभाविता का नियम, लॉ ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविता का नियम। ये एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। दूसरा नियम आता है पृथक्करण का नियम, या इसे युग्मकों की शुद्धता का नियम भी कहते हैं। पृथक्करण का नियम एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है। द्विसंकर संकरण प्रयोग पर एक ही नियम है आनुवंशिकी का, और वो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। ये नियम द्विसंकर संकरण प्रयोग पर आधारित हैं। एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है कौन कौन से नियम हैं। तो ध्यान देना, प्रभाविता का जो नियम है वो, तथा पृथक्करण का नियम या युग्मकों की शुद्धता का नियम या बीज संयोजन का जो नियम है वो एक संकर संकरण प्रयोग पर आधारित है, जबकि द्विसंकर संकरण प्रयोग पर स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम जो है वो आधारित है। तो हम इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। एक संकर संकरण क्या होता है? जब किसी भी मेंडल के द्वारा 7 जोड़ी जो चयनित किए गए लक्षणों में से किसी एक लक्षण को आधार मान करके उनके 2 समयुग्मजी जनक पादपों के मध्य पर परागण की क्रिया करवा करके F1 पीढ़ी प्राप्त की जाती है, और F1 पीढ़ी से बाद में F2 पीढ़ी प्राप्त होती है, जिसका लक्षण स्वरूप अनुपात 3:1 तथा जीन स्वरूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है। यानी एक संकर संकरण क्या होता है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, जब किसी एक विपर्यासी लक्षण के 2 जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे एक संकर संकरण कहते हैं। या एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे एक संकर संकरण प्रयोग कहते हैं। इसके आधार पर लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप जो निर्धारित है, तो एक संकर संकरण का लक्षण स्वरूप अनुपात 3:1 और जीन स्वरूप अनुपात 1:2:1 प्राप्त होता है, जो आगे देखेंगे। इसी प्रकार द्विसंकर संकरण प्रयोग, तो द्विसंकर संकरण प्रयोग क्या होता है कि जब 7 जोड़ी विपर्यासी लक्षणों में से 2 जोड़ी लक्षणों को या 2 लक्षणों को आधार मान करके उनकी वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो उसे कहते हैं द्विसंकर संकरण प्रयोग या डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। बहुसंकर संकरण प्रयोग क्या होता है, जब 2 से अधिक लक्षणों का एक साथ संकरण करवाया जाता है, उनके जनक पादपों के मध्य एक साथ संकरण होता है तो उसे कहते हैं बहुसंकर संकरण प्रयोग। हमारे सिलेबस में एक संकर संकरण प्रयोग और द्विसंकर संकरण प्रयोग दिए हुए हैं, तो हम पहले एक संकर संकरण प्रयोग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद द्विसंकर संकरण प्रयोग के बारे में
चर्चा करेंगे। और वो पहला प्रयोग है एक संकर संकरण प्रयोग। मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं इसे। मोनो का मतलब एक, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, एक संकर संकरण। तो देखिए परिभाषा लिख रहा हूं कि जब किसी एक विपर्यासी, जब किसी एक विपर्यासी लक्षण के दो समयुग्मजी जनक पादपों, दो समयुग्मजी जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है, के मध्य संकरण करवाया जाता है। तो F1 संतति पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 संतति पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी के संतति जो पादप है, F1 पीढ़ी के संतति पादपों में स्वयं परागण करवाकर F2 संतति पीढ़ी प्राप्त की जाती है। F2 पीढ़ी या F2 संतति पीढ़ी प्राप्त की जाती है। F2 पीढ़ी के आधार पर, F2 पीढ़ी के आधार पर लक्षण प्ररूप एवं जीन प्ररूप का अध्ययन किया जाता है। लक्षण प्ररूप क्या होते हैं? जब किसी जीव के बाह्य लक्षणों को ध्यान में रख करके उनके लक्षणों के अनुपात निर्धारित किए जाते हैं, तो उसे लक्षण प्ररूप कहते हैं। बाह्य संरचना को आधार बनाया जाता है, जैसे कि पुष्प का रंग, तने की लंबाई या बीज का आकार, ये सारे जो लक्षण हैं, ये लक्षण जो होते हैं बाहर से देखने पर हमें पता चले, किसी भी जैसे काला है या गोरा है या नीली आंखें हैं या काली आंखें हैं, इन सभी के बाह्य लक्षणों को देख करके हम अगर बाह्य लक्षणों को देख करके यदि उनके लक्षण प्ररूप अनुपात निर्धारित करते हैं तो वो लक्षण प्ररूप कहलाते हैं। और जीन प्ररूप क्या होता है कि किसी भी पौधे का समयुग्मजी और विषम युग्मजी अवस्था का निर्धारण किया जाता है, वो जीन प्ररूप कहलाता है। तो यहाँ ध्यान दें कि जब किसी एक विपर्यासी लक्षण के दो समयुग्मजी जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो F1 संतति पीढ़ी प्राप्त होती है।
और F1PD के संतति पादपों में फिर स्वपरागण होता है। ध्यान दें, समयुग्मजी जो पौधे होते हैं, जो जनक पौधे होते हैं, उनके अंदर तो पर परागण करवाया जाता है, और F1PD में जो प्राप्त पौधे होते हैं उन पौधों के मध्य स्वपरागण करवाया जाता है और F2PD प्राप्त की जाती है। F2PD के आधार पर लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। कभी भी F1PD के आधार पर लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप निर्धारित नहीं होता। लक्षण स्वरूप और जीन स्वरूप जो शब्द हैं वो जोहानसन नामक वैज्ञानिक ने ही दिए थे। लक्षण स्वरूप का मतलब ये होता है कि किसी भी जीव के बाह्य लक्षणों को ध्यान में रख करके, चाहे उसका आकार हो, चाहे उसकी आकृति हो, चाहे उसका रंग हो, बाह्य लक्षणों को ध्यान में रख करके जो अनुपात निर्धारित होता है उसी को लक्षण स्वरूप कहते हैं। जबकि जीन स्वरूप जो होते हैं वो समयुग्मजी और विषमयुग्मजी अवस्था को, शुद्ध और अशुद्ध अवस्था को ध्यान में रख करके जीन स्वरूप का निर्धारण किया जाता है। तो देखिए, जब किसी एक विपर्यासी लक्षण के दो समयुग्मजी जनक पादप, जनक क्यों बोला, क्योंकि यहाँ से हम संकरण शुरू करते हैं तो ये शुद्ध लेना चाहिए, कभी भी अपने विषमयुग्मजी नहीं लेते। दो समयुग्मजी जनक पादपों के मध्य संकरण करवाया जाता है तो उसे हम कहते हैं एक संकर संकरण प्रयोग, या यूं कह सकते हैं कि एक लक्षण की वंशागति का अध्ययन ही एक संकर संकरण प्रयोग कहलाता है। तो यहाँ पर आपको इतना ध्यान देना है कि F1PD जो होती है उससे F2PD प्राप्त होती है और F2PD के आधार पर लक्षण स्वरूप अनुपात, लक्षण स्वरूप अनुपात जैसे कि 3:1, यानी 3 तो प्रभावी लक्षण वाले होंगे और एक क्या होगा, अप्रभावी लक्षण वाला होता है। या यूं कहें 75% प्रभावी लक्षण वाले होंगे, 25% अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं। इसी प्रकार जीन स्वरूप अनुपात, तो जीन स्वरूप अनुपात जो है वो 1:2:1 प्राप्त होता है। यानी एक 25% समयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले, 50% संकरित विषमयुग्मजी प्रभावी लक्षण वाले या संकरित प्रभावी लक्षण वाले, और 25% समयुग्मजी अप्रभावी लक्षण वाली संतति प्राप्त होती है। तो ये हम इस एक संकर संकरण प्रयोग के चेकर बोर्ड में हम देखेंगे कि कहाँ पर हमें कितने पौधे प्राप्त होते हैं। सबसे पहले अपने मेंडल ने क्या किया था कि पौधे की ऊंचाई के लक्षण को लेकर के एक संकर संकरण प्रयोग किया और सभी विपर्यासी लक्षण जो थे, 7 जोड़ी जो विपर्यासी लक्षण थे, पहले एक एक लक्षण को लेकर के उन्होंने प्रयोग किया और उसकी सफलता प्राप्त होने के बाद उन्होंने 2-2 लक्षणों को एक साथ लेकर के भी प्रयोग किए। तो हम पहले एक संकर संकरण प्रयोग का चेकर बोर्ड पढ़ते हैं, किस तरह तैयार करना है वो आपको ध्यान होना चाहिए। तो अभी देखिए आप लोग कि सबसे पहले हम जो संकरण की क्रिया दर्शाते हैं तो हमें 2 जनक पादप की आवश्यकता होती है और ये जनक जो पादप होते हैं वो जनक पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं। ये जनक पीढ़ी कहलाती है और इसे पी के द्वारा दर्शाते हैं। तो इसमें एक तो नर पादप होगा और एक पादप होगा मादा। जैसे एक लक्षण लिया तने की ऊंचाई का, तो उसमें देखो लंबा तना, का क्रॉस करवाया बोने तने के पादप के साथ, बोने तने के पादप के साथ करवाया। तो यहाँ पर ध्यान दें, एक तो नर हो गया, क्योंकि हमें ये ध्यान रखना है इधर कि यहाँ एक तो ये नर को दिखाना है और इधर दिखाना है हमें मादा को। सबसे पहले ये संकेत अक्षर लिखे हुए जरूर होने चाहिए, पता होना चाहिए कि कौन सा नर है और कौन सा मादा।
अब देखो नर पादप है, उसमें मान लो जो प्रभावी लक्षण होते हैं उसको पहले लिखते हैं। तो यहाँ लिखा मैंने लंबे तने, यानी जो लंबे तने वाला पादप है उसका लिया। दूसरा बोने, अब लंबे जो हैं उसके जीन देखो कैपिटल टी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले जो जीन होते हैं वो सदैव जोड़े में पाए जाते हैं, कभी भी कोई भी जीन अकेला नहीं पाया जाता। इसलिए ध्यान देना बेटा, ये समयुग्मजी अवस्था में है, क्योंकि यहाँ पर कैपिटल टी दूसरा कैपिटल टी, स्मॉल टी दूसरा स्मॉल टी। हमने कल डेफिनेशन पढ़ी थी, एक युग्म विकल्पी शब्द पढ़ा था एलिलोमॉर्फ। युग्म विकल्पी क्या होता है आज मैं फिर बता देता हूं कि युग्म विकल्पी क्या होते हैं। एक ही जीन के दो या दो से अधिक विपर्यासी रूप होते हैं या दो या दो से अधिक विकल्पी रूप होते हैं। तो युग्म विकल्पी का मैं लिख रहा हूं कि एक ही जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप, दो या दो से अधिक विकल्पी रूप एक दूसरे के युग्म विकल्पी कहलाते हैं। एक दूसरे के युग्म विकल्पी कहलाते हैं। ये युग्म विकल्पी की परिभाषा आपको याद करनी है कि एक ही जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप होते हैं जो एक दूसरे के युग्म विकल्पी या एलिलोमॉर्फ कहलाते हैं। ये डेफिनेशन आपको याद हो जानी चाहिए, ठीक है। तो युग्म विकल्पी का मतलब एक ही जीन के दो या दो से अधिक विकल्पी रूप एक दूसरे के युग्म विकल्पी कहलाते हैं। अब आगे देखिए कि मैं यहाँ पर एक संकर संकरण प्रयोग की प्रक्रिया दिखा रहा हूँ। तो बेटा देखिए यहाँ पर ये समयुग्मजी अवस्था में कैपिटल टी है, इधर स्मॉल टी है। इसका मतलब ये दोनों के समयुग्मजी है, कोई सा भी जनक विषम युग्मजी नहीं है। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करेंगे, युग्मक निर्माण। युग्मक निर्माण का मतलब यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन होता है और दो ये जो जीन होते हैं वो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग। इसमें दो है तो एक अलग हो गया, यानी दो युग्मक बन गए। इधर भी ये दो बन गए। अब ये दोनों जो जीन होते हैं वो आपस में संयोग करेंगे और F1 पीढ़ी में ये एक साथ आ जाएंगे। प्रभावी और अप्रभावी लक्षण का जो जीन है वो F1 पीढ़ी में एक साथ आ जाएगा। यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर परागण करवाया जाता है, क्योंकि हमने कल विपुंसन की क्रिया पढ़ी थी। विपुंसन क्या होता है कि किसी भी द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में नर जनन अंग पुंकेसरों या पराग कोष को हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो विपुंसन कहलाता है। अब वो जो द्विलिंगी पुष्प हैं अब वो मादा पुष्प के समान व्यवहार करता है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने बोने पौधे के अंदर हमने क्या किया, ये द्विलिंगी जो पुष्प था इसमें से नर जनन अंग हटा दिए, केवल मादा जनन अंग रखा। और यहाँ से हमने लंबे पौधे के परागकण को चिमटी की सहायता से या ब्रुश की सहायता से हमने बोने पौधे की वर्तिकाग्र के ऊपर छिड़क दिया कृत्रिम रूप से। तो हमने क्या करवाया, वो पर परागण करवाया। तो पर परागण की क्रिया के द्वारा F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। इसे हम कहते हैं प्रथम संतानीय पीढ़ी या F1 पीढ़ी। प्रथम संतति पीढ़ी भी कह सकते हो और F1 पीढ़ी भी कहते हो। तो ये जो प्राप्त हुई है वो F1 पीढ़ी है। अब F1 पीढ़ी में सारी संतति है वो विषम युग्मजी और प्रभावी लक्षण की है। तो प्रभावी लक्षण यहाँ क्या है, लंबा है।
तो विषम युग्मजीय लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो ये सारे के सारे पौधे एक समान प्राप्त होते हैं और वो लंबे प्राप्त होते हैं, क्योंकि यहाँ अपने पास प्रभावी लक्षण जो है लंबा है, अप्रभावी लक्षण है वो बौना है। तो यहाँ पर पहले तो हमने क्या किया, युग्मक निर्माण किया, और युग्मक निर्माण जो होता है उसमें क्या होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। कौन सा विभाजन होता है, अर्धसूत्री विभाजन होता है। दोनों तरफ युग्मक निर्माण हो गए, एक दूसरे से अलग हुए, F1 पीढ़ी प्राप्त हुई। F1 पीढ़ी में सारी की सारी संतति कैसी प्राप्त हुई, विषम युग्मजीय लंबे पौधे प्राप्त हुए। F1 पीढ़ी के आधार पर हम ना तो लक्षण पर रूप निर्धारित कर सकते, ना ही जीन पर रूप निर्धारित कर सकते, क्योंकि ये पूरी तरह से लंबे पौधे हैं। अब F1 पीढ़ी में जो ये संतति प्राप्त होती है, इसमें फिर हम क्या करेंगे, युग्मक निर्माण करेंगे, यानी इसमें स्वयं परागण करेंगे। युग्मक निर्माण होगा तो ये दोनों जीन एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे, यानी ये कैपिटल T और स्मॉल t एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। अब इनके बीच में हम क्या करेंगे, स्वयं परागण करेंगे, स्वयं परागण की क्रिया दोहराएंगे। अब स्वयं परागण करते हैं तो स्वयं परागण के लिए हम क्या करेंगे, पौधे के अंदर प्राकृतिक रूप से जो प्रजनन होता है उसी को दोहराएंगे। तो यहां देखिए, ये एक नर का प्रतिनिधित्व करती है, एक मादा का। यहाँ हमने कैपिटल T, इधर स्मॉल t लिखा। इसी प्रकार यहाँ पर ये कैपिटल T स्मॉल t लिखा। अब आपस में हम क्या कराएंगे, इनके बीच में क्रॉस। तो कैपिटल T कैपिटल T कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल T स्मॉल t स्मॉल t स्मॉल t, ये 4 पौधे प्राप्त हो गए। 2 पौधे तो देखो जनक पीढ़ी के समान ही है, हमने लिया था देखो शुद्ध लंबा शुद्ध बोना, तो एक शुद्ध लंबा और एक शुद्ध बोना प्राप्त हो गया। 2 इनके बीच की अवस्था है, और ये वाली जो हमें प्राप्त होती हैं उसको हम कहते हैं द्वितीय संतानीय पीढ़ी या F2 पीढ़ी। और इस पीढ़ी के आधार पर, इसके आधार पर हम लक्षण प्ररूप और जीन प्ररूप का निर्धारण करते हैं। तो यहाँ देखिए कि लक्षण प्ररूप क्या है, तो लक्षण प्ररूप देखो लंबे कितने पादप हैं, तो लंबे यहाँ पर 3 प्राप्त होंगे। लंबे कितने हैं, 3 हैं। बोना कितना है, 1 है। टोटल कितने प्राप्त हुए, 4। तो देखिए 1 2 3, 3 तो लंबे हैं और 1 क्या है, बोना है। तो लक्षण प्ररूप अनुपात क्या हुआ, 3 लंबे और 1 बोना। जीन प्ररूप अनुपात क्या प्राप्त हुआ, तो जीन प्ररूप देखिए शुद्ध लंबा या समयुग्मजीय लंबा कितना है, 1 है। शुद्ध लंबा अनुपात संकृत लंबे अनुपात शुद्ध बोना तो देखिए शुद्ध लंबा कितना है, 1। संकृत लंबे कितनी है, 2। संकृत लंबे के बाद में शुद्ध बोना कितना, 1। यानी लक्षण प्ररूप अनुपात तो प्राप्त होते हैं 3:1 और जीन प्ररूप अनुपात 1:2:1। देखिए शुद्ध लंबा यानी समयुग्मजीय लंबा 1, संकृत लंबे 2, शुद्ध बोना 1। तो एक संकर संकरण प्रयोग के आधार पर मेंडल ने यह निष्कर्ष निकाला कि एक लक्षण की जब वंशागति का अध्ययन किया जाता है तो F2 पीढ़ी में जो संतति पीढ़ी प्राप्त होती है उसमें प्रभावी और अप्रभावी दोनों जनकों के जीन प्रकट होते हैं, और इन्हीं के आधार पर ये अनुपात निर्धारित किया गया। यानी उन्होंने जो कारक शब्द बताया था, मेंडल ने कहा था कि एक जीवों के जो गुणसूत्र होते हैं या जीवों के शरीर में एक ऐसे कारक हैं, ऐसी वस्तु है जो क्या होती है, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में संचरित होती है और जाकर के अपना प्रभाव दर्शाते या अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। उस एकक इकाई को उन्होंने कारक कहा, लेकिन बाद में वर्तमान में इसी कारक को जीन शब्द से पुकारा जाता है।